ट्रिकी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, पाचन तंत्र को कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्टमक या अमाशय। स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लीजिए। ये आपका फूड पाइप है और फूड पाइप से इसे जुड़ा होता है। ये इस टाइप से होता है आपका स्टमक। फूड पाइप या ओइसोफेगस भी कहा जाता है इसको, या ग्रास नली। और ये है आपका अमाशय या स्टमक, उदर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब बात आती है कि अमाशय किसका बना होता है। तो अमाशय जो होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि यह मांसपेशीय अंग है, मतलब कि मांसपेशियों से बना हुआ है। कौन सी मांसपेशियों से बना होता है? तो ये बना होता है रेक्टस एब्डोमिनल मसल। मांसपेशी का नाम है, जिस भी मांसपेशी से अमाशय बना होता है उस मांसपेशी का नाम है रेक्टस एब्डोमिनल मसल। फिर बात आती है कि इसका आकार कैसा होता है। आकार या शेप। इसका शेप होता है जे आकार का। दिख ही रहा होगा आपको, इस टाइप से है ये। तो ये जे आकार का होता है। फिर इसका कलर या इसका रंग कैसा होता है इसका? तो इसका रंग होता है लाल। अमाशय जो होता है ये लाल रंग का होता है। फिर बात आती है इसके साइज की। शेप और साइज में बहुत डिफरेंस होता है। साइज जो होता है वो लेंथ और विड्थ में होता है। तो इसकी लेंथ होती है 12 इंच इंटू विड्थ होती है 6 इंच। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेंथ और ये विड्थ। 12/6 का होता है आपका स्टमक। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी अमाशय के बारे में। अब इसके भाग कितने होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला भाग होता है इसका कार्डिया। दूसरा भाग होता है इसका फंडस। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। तीसरा भाग होता है इसका पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। कार्डिया जो होता है ये सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद फंडस जो होता है ये मध्य भाग होता है। और जो पाइलोरिक होता है ये नीचे की तरफ होता है, लेकिन मुख्य होता है। निचला और मुख्य भाग। क्यों होता है मुख्य भाग? क्योंकि जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक वाला भाग है, यहीं पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ पर जो होता है ये होता है कार्डिया। मध्य में होता है फंडस और यहाँ पर होता है पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं और यहाँ पर होता है पाइलोरिक। ठीक है, ये इस तरीके से 3 भाग होते हैं। इसके बाद जो पाइलोरिक है, यहाँ पर जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जो जठर ग्रंथि पाई जाती है जो कि जठर रस निकालती है। तो अब हम पढ़ेंगे पाइलोरिक के बारे में सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे मुख्य भाग होता है, इसीलिए हम पहले पाइलोरिक के बारे में पढ़ेंगे। पाइलोरिक क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। पाइलोरिक में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ जठर ग्रंथि
पाई जाती है, जो क्या करती है, जो जठर रस का स्त्रावण करती है। अब जो जठर रस निकलता है तो इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, तो इसमें से आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि इस रस में निम्न एंजाइम निकलते हैं। देखो ग्रंथि क्या होती है, पहले मैं ग्रंथि के बारे में आपको बता देती हूँ। ग्रंथि वो चीज़ होती है जो रस, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करती है। रस जो होते हैं हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से रस का स्त्रावण होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? तो पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, और तीसरा होता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या चीज़ है? पेप्सिन और रेनिन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन म्यूकस क्या होता है वो आपको बताती हूँ। म्यूकस जो होता है ये हमारे अमाशय में ऐसी परत बना लेता है यहाँ पर। क्यों बनाता है परत? क्योंकि पाइलोरिक ग्रंथि के वहीं पर ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारे अमाशय को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या पाया जाता है? म्यूकस की परत होती है जो उसकी अम्लीयता को कम कर देती है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसका pH मान जब ये प्योर होगा तब इसका pH मान होता है 0, सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है 0। ठीक है, अब pH स्केल क्या होती है वो भी आप देख लीजिए। ये pH स्केल है 0 से लेकर 7 और इधर 14, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। चौदह तक होती है pH स्केल। ये स्केल 7 से अगर इधर की तरफ चले तो ये कहलाता है अम्ल, और यही स्केल 7 से पहले 6.9 तक, और 7.1 से लेकर 14 तक चले तो ये कहलाता है क्षार। अगर किसी विलयन का pH मान 0 आया तो वो कहलाएगा कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है। अगर 6.4 आया तो सबसे कम अम्लीय। अम्लीय और क्षारीय में भी दुर्बल और सबल होता है। तो दुर्बल कैसा? दुर्बल क्या कहलाता है? 3 से लेकर 6 तक जो होता है वो दुर्बल होता है, और 0 से लेकर 3 तक सबल होता है, क्योंकि ये सबसे प्रबल होता है, प्रबल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रबल और इसको कहा जाता है दुर्बल। ऐसे ही ये वाली स्केल इधर की तरफ चल रही है। किसी विलयन का pH मान आया 8 तो वो क्या कहलाएगा कि ये दुर्बल क्षारीय है, लेकिन अगर 13 आ गया तो ये कहलाएगा कि प्रबल क्षारीय है। तो ये स्केल इधर चलती है और ये स्केल इधर। और 0 किसका होता है? HCl का pH मान होता है जब वो प्योर होगा लेब में, लेकिन जब हमारे अमाशय में होगा तो वो उसका pH मान कितना होता है? अमाशय में इसका pH मान होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक। ये अमाशय में इसकी वैल्यू होती है, इसीलिए ये रक्षा करता है म्यूकस अमाशय में HCl से। अब बात आती है pH स्केल की खोज किसने की थी? तो pH स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। पूछ सकते हैं ये कि pH स्केल की खोज किसने की थी? pH की खोज की थी सोरेनसन ने। और ये pH स्केल कैसा होता है कि जो भी विलयन होता है इस स्केल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर वो 2 पर रुका तो मतलब कि उसका pH मान कितना है? 2 है। अगर वो 7 पर रुका, 7 क्या होता है? 7 भी सुन लीजिए, 7 होता है उदासीन। और 7 किसकी वैल्यू होती है? तो वो होता है D2O या उदासीन पानी, उदासीन जल का pH मान होता है 7। तो ये pH स्केल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन जो होता है
वो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन। आंशिक पाचन कैसे? तो ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में। उसके बाद रेनिन क्या करता है? तो रेनिन आपके शरीर में जो भी दूध, अब दूध वगैरह लेते हैं तो दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलता है। म्यूकस क्या करता है? तो यह अमाशय में एक परत का निर्माण करता है। जो HCl से अमाशय की रक्षा करता है। ठीक है, ये परत बना लेगा तो जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डायरेक्ट अफेक्ट ना होते हुए धीरे धीरे अफेक्ट होता है, और HCl का धीरे धीरे अफेक्ट होगा। तो HCl करता क्या है? HCl का काम भी देख लीजिए। HCl का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसे कि अगर आपने खाने में कुछ बैक्टीरिया खा लिया, जैसे कि रोटी के साथ चींटी वगैरह खा ली या कोई और जानवर खा लिया, तो उससे रक्षा करता है कौन? HCl। और क्या करता है ये भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अम्लीय फूड खा रहे हो, भोजन खा रहे हो, तो अम्लीयता आपकी बढ़ जाती है। यानी कि HCl तो होता ही है अम्ल के रूप में, और आपने कुछ और अम्ल वाली चीज़ें खा ली तो उससे आपको एसिडिटी होने लग जाती है। फिर उस एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या लेते हैं? आप लेते हैं इनो। और इनो क्या है? तो इनो एक क्षार है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इनो में। जब अम्ल, मैं इधर लिख देती हूँ, अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? जल या लवण बना लेते हैं। और जल या लवण बन जाता है तो वह आपका जो भी एसिडिटी है वो पानी के रूप में बदल जाती है। इसीलिए ये HCl यानी कि जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप इनो ले सकते हैं। इनो नहीं तो डाइजीन या फिर घर में पाया जाने वाला बेकिंग सोडा। अगर गुनगुने पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर आपने पी लिया तो उससे भी आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो ये तीनों फंक्शन हो गए किसके? पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस के। और मैंने आपको HCl के बारे में भी बता दिया कि वो क्या क्या करता है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और साथ में भोजन को अम्लीय बनाता है। अब इन एंजाइमों में सबसे पहले कौन सा एंजाइम काम करता है? तो इसमें आप हेडिंग लिख लीजिए कि कार्य करने वाले एंजाइम। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमाशय में सबसे पहले एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो सबसे पहला एंजाइम जो कार्य करता है वो है म्यूकस। उसके बाद दूसरा है, दूसरे नंबर पर जो है वो है HCl। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद तीसरे नंबर पर काम करता है पाइलोरिक। उसके बाद चौथे नंबर पर कार्य करता है रेनिन। तो ये 4 एंजाइम है जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, और ये चारों कितने समय में अपना कार्य पूर्ण करते हैं? तो ये 4 घंटे में अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। मतलब कि आपका जो भोजन है वो 4 घंटे तक आपके अमाशय में रहता है। और जब 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है तो उसको कहा जाता है काइम। यहाँ पर लिख लीजिए आप, जब भोजन 4 घंटे तक अमाशय में रहता है तो
उसे काइम कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि अमाशय में रहता है तो काइम कहा जाता है, जब हम खाते तो उसको क्या कहते हैं? तो जब मुख गुहा में रहता है, जब भोजन मुख गुहा में होता है तो उसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में कि जब भोजन अमाशय में होता है या भोजन अमाशय में कितने समय तक रहता है। ये क्वेश्चन भी बनता है एक, तो 4 घंटे तक बनता है। क्यों बनता है, क्यों रहता है 4 घंटे तक? क्योंकि जो 4 एंजाइम है वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं, इसीलिए उस भोजन को अमाशय में पचने के लिए लगभग 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे के बाद 4 घंटे तक रहता है तो इसको कहा जाता है काइम। और जब भोजन मुख गुहा में रहता है, हमारे मुंह में रहता है और फूड पाइप में जाता है तो उसको कहा जाता है बोलस। अब जो पाइलोरिक वाला भाग है ये जुड़ा होता है ग्रहणी से। ग्रहणी मतलब कि छोटी आंत। छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम, इसी को कहा जाता है ग्रहणी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, आप यहाँ पर लिख लीजिए एक पॉइंट और कि पाइलोरिक भाग छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि पाइलोरिक किससे जुड़ा होता है? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है आपका अमाशय। अमाशय में पूछे कौन सी मांसपेशी का बना होता है? तो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स का बना होता है। आकार कैसा होता है? तो जे आकार का होता है। साइज क्या होता है? तो 12/6 का होता है, यानी कि 12 उसकी लंबाई और 6 इंच उसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद कलर पूछा जाए तो कलर होता है लाल। अमाशय जो होता है वो लाल रंग का होता है। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। सबसे पहले कौन सा भाग काम करता है? तो पाइलोरिक करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम काम करने वाला म्यूकस, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद पाइलोरिक, उसके बाद रेनिन। चारों कितने समय में काम करते हैं? तो 4 घंटे में। 4 घंटे का भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। मुंह में जब भोजन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। पाइलोरिक किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग से जुड़ा था। इतने सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। अगला आपका पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहा जाता है, क्षुद्रांत। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई होती है 6 से 6.9 मीटर। अब नाम इसका छोटी आंत है और लंबाई इतनी ज्यादा है तो ये डायमीटर या व्यास के आधार पर होती है। व्यास के आधार पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम छोटी आंत का। ये वाला जो भाग होता है ये होता है ड्यूडेनम या ग्रहणी और किससे जुड़ा होता है? अभी मैंने आपको बताया था अमाशय से जुड़ा होता है। उसके बाद ऐसी कुंडलित संरचना होती है इसकी,
ठीक है, ये होती है छोटी आंत। यहाँ वाला जो भाग है वो जेजुनम कहलाता है, जेजुनम। और यहाँ वाला भाग कहलाता है इलियम। ये सबसे निचला हिस्सा होता है। इसकी लंबाई होती है 6 से 6.9 मीटर। कार्य क्या होता है इसका, तो यहाँ भोजन का पूर्णतः पाचन तथा अवशोषण होता है। मैंने लिखा है यहाँ पर पूर्णतः पाचन। पाचन जरूर पूर्णतः होगा, लेकिन अवशोषण पूर्णतः कहाँ पर होगा, बड़ी आंत में होगा। ठीक है, केवल पूर्णतः पाचन होगा भोजन का, उसके बाद अवशोषण पूर्णतः कहाँ होगा, तो वो होगा बड़ी आंत में। इसके बाद इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो मैंने आपको लिख ही दिए है। पहला है ड्यूडेनम, या ग्रहणी। दूसरा है आपका जेजुनम, जेजुनम या शेषांत, मध्यांत। और तीसरा भाग होता है इलियम। इलियम को कहा जाता है शेषांत। तो ये 3 भाग होते हैं किसके, छोटे आंत के। इसके बाद इन नलियों में, ये जो इस टाइप की नलियां हैं, इसमें एक कटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कटर की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करता है। कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करता है, तो जो आपके भोजन के बड़े बड़े कण हैं वो इसमें से होते हुए जाते हैं और धीरे धीरे उनका स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है ताकि उनका पूर्णतः पाचन हो सके। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है विलाई। छोटी आंत में विलाई नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कटर की तरह होता है, और ये भोजन को बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है ताकि भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। इसको कहा जाता है बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या बृहदांत्र। सबसे पहले बात इसकी लंबाई। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। वही व्यास के आधार पर डायमीटर इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी लंबाई कम होती है, और उसका डायमीटर कम होता है इसीलिए उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। क्या करता है ये, तो छोटी आंत क्या कर रही थी, पूर्णतः पाचन कर रही थी भोजन का, लेकिन आंशिक अवशोषण कर रही थी। लेकिन बड़ी आंत क्या करेगी, बड़ी आंत यह पूर्णतः यह भोजन का पूर्णतः अवशोषण करती है। ठीक है, और क्या करती है, यह पानी का भी अवशोषण करती है। कितने भाग होते हैं इसके, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला भाग होता है सिकम,
दूसरा भाग होता है कोलोन, और तीसरा भाग होता है कोलोन के बाद सिकम, कोलोन और रेक्टम। कहाँ कहाँ होते हैं ये भाग? तो यहाँ वाला जो भाग होता है ये वाला, ये होता है सिकम। इसके बाद यहाँ पर ये होता है सिकम, यहाँ पर होता है कोलोन और यहाँ पर होता है रेक्टम। ये 3 भाग होते हैं बड़ी आंत के। यह है बड़ी आंत और ये है छोटी आंत। तो ये 3 भाग होते हैं सिकम, कोलोन और रेक्टम के। इसमें से मेन काम जो होता है वो होता है कोलोन का। क्यों होता है? तो कोलोन वाले भाग में पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है कोलोन वाले भाग में। ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये हमारे शरीर के अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे शरीर में, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं और कुछ हमें बीमार कर देते हैं। तो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कहलाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो भी आपका पचित भोजन है, ये आपका पचित भोजन था। पचित भोजन आपका जो था वो किस में बदल गया? वो बदल गया वेस्ट फूड में। जो डाइजेस्टिव फूड था, डाइजेस्टिव फूड जो था आपका वो बदल गया वेस्ट फूड में। ठीक है, वेस्ट फूड में बदला। तो इस वेस्ट फूड को कौन खाएगा? इस वेस्ट फूड को खाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया ने इस वेस्ट फूड को खा लिया और वेस्ट फूड को खाने के बाद बदले में क्या दिया? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के। अब आप सोचोगे कि भोजन पच जाता है, फिर उसका उत्सर्जन होता है, तो उत्सर्जन होने के बाद अगर ई कोलाई बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे तो बचेगा क्या? फिर उत्सर्जन किसका होगा? तो ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपके मल में से उन्होंने थोड़ा भी खा लिया, इतना भी खा लिया, तो वो बदले में क्या दे देंगे आपको? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, विटामिन के दे देंगे। इसीलिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कोलोन वाले भाग में पाए जाते हैं। कोलोन कहाँ का भाग है? तो ये बड़ी आंत का भाग है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। इसकी लंबाई 1.5 मीटर। क्या करता है? भोजन का पूर्णतः अवशोषण करता है और पानी का भी अवशोषण करता है। कितने भाग? सिकम, कोलोन और रेक्टम, 3 भाग। सिकम वाले भाग में पानी का अवशोषण होता है। कोलोन वाले भाग में जो पचित भोजन है वो बदले में क्या दे देते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया दे देते हैं। और ई कोलाई बैक्टीरिया क्या दे देते हैं? कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन के का निर्माण कर देते हैं। और रेक्टम वाले भाग से, इस वाले भाग से यहाँ पर एनस पाया जाता है। एनस के द्वारा आपके मल का उत्सर्जन हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बच्चे क्या हैं? अब बच्चे हैं आपके ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम कल से शुरू करेंगे। थैंक यू।